नमस्कार साथियों, कैसे हैं? स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके रियल लाइफ में। दोस्तों, हमने कल क्लास 6 की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर फर्स्ट बहुत ही बारीकी से समझा था। आज हम चैप्टर नंबर सेकंड की बात करते हैं। इसे भी हम बहुत ही गहनतापूर्वक पढ़ेंगे। दोस्तों, इसमें कल हमने चैप्टर 1 को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया था। आज हम सेकंड चैप्टर की बात करते हैं, जो है आखेटक। आखेटक खाद्य संग्राहक से भोजन उत्पादक तक, मतलब शिकारी, मानव सबसे पहले शिकारी हुआ करता था और वह शिकारी से अपने रियल भोजन की तरफ किस तरह से पहुंचा, उसकी बात अब हम इस चैप्टर में करेंगे। शुरुआत करते हैं इसमें आरंभिक मानव। आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक, खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियां और चिड़ियां पकड़ते थे, फल फूल, दाने, पौधे, पत्तियां, अंडे इकट्ठा किया करते थे। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। वे पहला पहला कारण यह है कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते हैं तो आसपास के पौधे, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। इसलिए वे भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। इसीलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे जाया करते थे। तीसरा कारण तीसरा कारण यह है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग-अलग मौसम में आते हैं। इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। और चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना असंभव नहीं होता। पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियाँ और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता। कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है। इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर-उधर जाना पड़ता होगा। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? पुरातात्विक विदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक, खाद्य संग्राहक किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए होंगे। इसमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल-फूल काटने, हड्डियों और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों का लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थीं। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ-साथ झोपड़ियों और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। पत्थर के औजारों का उपयोग, लोग पत्थर के औजारों का उपयोग करते थे। बाएँ, इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। जी है,
यहाँ पे इन्होंने दे रखा है हमें, ये है, ये पत्थर है किसान के खाने के लिए जड़ें, ये जड़ें काटी जा रही हैं। दाएँ, जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। जानवरों की खाल है, इससे पत्थरों को जानवरों की खाल से पहनने के लिए लोग उपयोग करते थे। रहने की जगह निर्धारित करना। मानचित्र 2 को देखो। लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरातत्व स्थल हैं जहां पर आखेटक संग्राहक के होने के प्रमाण मिले हैं। इनके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थल ही चिन्हित किए गए हैं। कई पुरातत्व पुरा स्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। ये त्रिकोणावस्था में जो दिख रहे हैं, यहाँ पर मानव के रहने के साक्ष्य मिले हुए हैं। चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सकें। जैसे भीमबेटका, यह आधुनिक मध्य प्रदेश में है। इस पुरातन स्थल की गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ पर उन्हें बारिश, धूप और हवा से राहत मिलती थी। वे गुफाएं नर्मदा नदी के पास हैं। क्या क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने यह जगह क्यों चुनी होगी? तो ये शैली है, ये जो आपको दिख रहा है इसमें, इससे हम क्या पता लगा सकते हैं? इससे हम उनके आर्किटेक्चर के बारे में जानकारी ले सकते हैं कि वो कितने अच्छे कलाकार थे। इस चित्र शैली हमें गुफा में बनी हुई मिली है। कह रहा है कि जिन गुफाओं में लोग रहते थे, उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश के दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं। इसमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। ये गुफा है, इसी गुफा के अंदर इन्होंने बना रखा है। जो चित्र मिला है वो गुफा के अंदर मिला हुआ है। पुरास्थल, पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में उन्हें वहीं छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी समुद्र और कभी नदी के तल में पाए जाते हैं। पुरातन स्थल के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। आग की खोज, मानव ने आग की खोज किस तरह से की? मानचित्र 2 में कुरनूल गुफा ढूंढो। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। कुरनूल की गुफा में हमें आग जो है राख के अवशेष मिले हैं। इससे हमें जानकारी मिलती है कि मानव ने आग की खोज की है। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए। नाम नाम और तिथियां, हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुराविदों ने उन्हें बड़े-बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल में वे पुरापाषाण काल कहते हैं। यहाँ 2 शब्दों पुरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के मद महत्व को बताता है। पुरापाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पुराने 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया है: आरंभिक, मध्य और उत्तर पाषाण युग। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं,
उसे मोसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे, इसलिए माइक्रोलिथ यानी पाषाण काल लघु पाषाण कहा जाता है। प्राय इन औजार में हड्डियां या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते हैं। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण काल कहा जाता है। नवपाषाण काल का क्या मतलब होगा? हमने कुछ स्थानों के नाम दिए। अगले अध्याय में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थलों के लिए उन नामों का उपयोग करते हैं जो आज प्रचलित हैं, क्योंकि हमें ज्ञात है कि उस काल में इनके क्या नाम रहे होंगे। बदलती जलवायु। लगभग 1200 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंघा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे, वे उनके पीछे आए और उनके खाने-पीने की आदतों, प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरतों के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। खेती और पशुपालन की शुरुआत। इसी दौरान उपमहाद्वीप के कुछ विभिन्न इलाकों में गेहूं और जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इस अनाज को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते हैं और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते-करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे-धीरे वे कृषक बन गए। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे-धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय, सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों में नजदीक एक आने को प्रोत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज्यादातर घास खाते थे। अक्सर अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे-धीरे वे पशुपालक बन गए। क्या तुम बता सकते हो कि सबसे पहले कुत्ते को ही पालतू क्यों बनाया गया? घरेलू उपकरण घरेलूकरण की प्रक्रिया। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने के लिए घरेलूकरण की प्रक्रिया का नाम दिया गया। अपनाए गए थे। पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते थे। इनकी वजह यह है कि इस प्रक्रिया के तहत अपनाए गए पौधों तथा जानवरों का लोग चयन करते थे। उदाहरण के तौर पर लोग इन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते थे जिनके बीमार होने की संभावना कम होती। लोग उन्हीं पौधों को चुनते थे
जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पक्के दाने के भार को संभाल सकें। ऐसे पौधों में बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सकें। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर हिंसक होते हैं। इसलिए इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषक के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की शुरुआत तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। इन दांतों को देखो और इसमें कौन सा जंगली सुअर का है और कौन सा पालतू सुअर का है। यह प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल में गेहूं तथा जौ आते हैं। उसी तरह पहले पालतू बनाए जानवर में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। एक नवीन जीवन शैली। तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगी कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक, पौधे की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों के रूप से ही में बचा कर रखना आवश्यक था। इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोग मिट्टी के बड़े-बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी या फिर जमीन में गड्ढा खोदा। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी का भोजन संग्रह करने वाले बर्तन और उनका उपयोग करते हुए अपने जवाब का कारण बताओ। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडारक। जानवर बच्चे देते हैं, इससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ेगी ही, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है जो भोजन का कुछ अच्छा स्रोत है। य- यही नहीं, जानवरों से हमें मांस मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालक के बारे में पता करें। मानचित्र 2 देखो, क्या तुम्हें कई नीले वर्ग में दिख रहे हैं? पता है, इसमें से कुछ बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहां पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। पूरी उपमहाद्वीप में पाए गए इसमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी और दक्षिणी भारत में पाए गए हैं। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थीं या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई से मिले पौधे और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इसमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दाने के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से
या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। कई जीवन की ओर पुरातत्वविदों को कुछ स्थानों पर झोपड़ियां और घरों के निशान मिले, जैसे कि बुरजहोम वर्तमान कश्मीर में है कि लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता है। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, इसलिए उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पुरापाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न हैं, इसलिए उन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। इनमें से वे वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक करने के लिए उन पर पालिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मसूल का उपयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीजों को पीसने के लिए किया जाता है था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तुयुगीन औजारों का निर्माण और उपयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। ये पत्थर के औजार यहाँ पर दिखाए गए हैं। इनसे वह शिकार किया करते थे। नवपाषाण युग के पुरा स्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी-कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीजों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे-धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाने बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूं तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ-साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे भी उगाए जा सकते थे। क्या वे परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार करते और भोजन संग्रहण करने का काम करते रहे थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे-धीरे खेती और पशुपालन पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल-बदल कर जीविका चलाया करते थे। सूक्ष्म निरीक्षण सूक्ष्म निरीक्षण मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। मानचित्र 2 में मेहरगढ़ ढूंढो। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना शुरू किया था। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली हैं। इसमें हिरण तथा सूअर जैसे जंगली जानवर तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियां हैं। ये बात मैंने पिछले चैप्टर में आपको बताई थी। इस अगर आपने पहला चैप्टर नहीं देखा तो उसे भी जरूर देखें, जिससे आप स्टेप बाय स्टेप इतिहास को पूरी कहानी की तरह समझ पाएंगे। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे, जिसमें कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे।
मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उनके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद जीवन होता है। इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहर यहाँ से हमें दफनाने के ताबूत मिलते हैं। में ऐसी कई कब्रें मिली हैं मेहरगढ़ में। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृत्यु के खाने के लिए रखा गया होगा। इनका मानना है कि व्यक्ति मरने के बाद भी भोजन ग्रहण करता है। अपनी जैसी ज़िंदगी आज जीता है, वैसी ज़िंदगी मरने के बाद भी जीता है। दोस्तों, ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। अब हम अगले चैप्टर को अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक आप इस चैप्टर को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार इसको पढ़िए। अगर आप इस तरह से वीडियो को देखते नहीं तो इसे चला कर रख लीजिए और वीडियो को ऑडियो में सुनें, जिससे आपको इतिहास पूरी तरह से कंप्लीट होगा। तो तब तक आप वीडियो को हमारी लाइक करना अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।